विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम निराला जी की कविता संध्या सुंदरी पढ़ रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम इसका दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और अब हम प्रारंभ करेंगे तीसरे काव्यांश से। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्भिता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में धीर भीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। और क्या है कुछ नहीं। ये काव्यांश है और शब्दार्थ देखते हैं। व्योम का अर्थ होता है आकाश, हम सब जानते हैं। जगती का मतलब होता है जगती तल में, यानी पृथ्वी तल पर। सरोवर अर्थात तालाब। अमल का मतलब होता है निर्मल, स्वच्छ। और सरिता का तात्पर्य अर्थ होता है नदी, हम सब जानते हैं। वक्षस्थल का मतलब होता है बहाव क्षेत्र। यहाँ पर भाव क्षेत्र है, वैसे वक्षस्थल का मतलब छाती होता है। धीर का मतलब होता है धैर्यशाली। शिखर का अर्थ होता है चोटी। अटल का मतलब होता है अचल, शाश्वत जो होता है। और ये इसके उत्ताल का मतलब होता है बड़ी बड़ी। तरंगाघात यानी लहरों का आघात। घन गर्जन बादलों का गर्जन। जलधि अर्थात सागर। क्षिति अर्थात पृथ्वी। अनिल अनल यानी हवा और आग। इसका भी प्रसंग जो है ये अपन वैसे पूर्ववत है। और ये अवतरण हम यदि लिखना चाहे तो ये कि निराला जी की छायावादी कविता संध्या सुंदरी से अवतरित है। और धरती पर उतरने के बाद संध्या सुंदरी का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, अथवा संध्या सुंदरी किसको प्रभावित करती है का चित्रण किया गया है। ठीक है, ये इसका प्रसंग हम लिख सकते हैं। और ये कवि ने किया है वर्णन। व्याख्या देखते हैं कि निराला जी इस काव्यांश में लिख रहे हैं कि सूर्यास्त हो जाने के बाद संध्या रूपी सुंदरी संपूर्ण आकाश मंडल एवं पृथ्वी लोक पर फैल जाती है। यह शांत सरोवर, निर्मल स्वच्छ जल और छोटे कमलिनी के समूह सौंदर्य के गर्भ से हुई उमड़ रही नदी के फैले हुए वक्षस्थल अर्थात बहाव पर, उसकी धारा पर, तथा धैर्यशाली वीर गंभीर हिमालय के कभी न टलने वाले शिखर, यानी जो इसकी चोटी होती है, अटल जो शिखर है, शिखर चोटी पर जो है विश्राम करने लगती है। ये कहाँ कहाँ विश्राम करती है उसका वर्णन किया गया है। ऊंची ऊंची तरंगों जो लहरें हैं उनके आघात प्रतिघात से प्रलय काल में गर्जन करने वाले बादलों के समान प्रबल सागर
पृथ्वी, संपूर्ण जल, आकाश, हवा और अग्नि, इन सभी पर सर्वत्र रात्रि छा जाती है, सर्वत्र उसका साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अर्थात ये सभी संध्या सुंदरी के निवास स्थान या शरण स्थल बन जाते हैं, जहाँ वह विश्राम करती है। संध्या सुंदरी के आकाश मार्ग से उतरने के बाद इन सभी स्थानों पर कभी न अभिव्यक्त होने वाला चुप चुप शब्द गूंजता रहता है और शांति छा जाती है। कवि प्रश्न कर उत्तर दे रहा है कि इस शांति एवं नीरवता के अलावा उपर्युक्त सभी स्थानों पर कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता है। अर्थात सर्वत्र शांति व नीरवता का वातावरण छा जाता है। ये इसका तात्पर्य है, इसकी व्याख्या है। विशेष देख लेते हैं। संध्या सुंदरी के प्रभाव में आने वाले सभी प्राकृतिक उपादानों का वर्णन करके संध्या सुंदरी के व्यापक प्रभाव को दर्शाया गया है। माधुर्य एवं ओज गुण से मिश्रित प्रसाद गुण का सौंदर्य देखते ही बनता है। यानी यहाँ पर तीनों गुण हमें देखने को मिल जाएंगे। भाषा शैली में कोमल और कठोर दोनों समासांत पदों का प्रयोग विशेषतः हुआ है। ठीक है। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। ये और दूसरी बात की मानवीकरण अलंकार यहाँ पर भी हमें प्रयुक्त होता दिखाई देता है, जो कि भाषा के सौष्ठव को और बढ़ाता है। खड़ी बोली शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। अब इसका अंतिम हम काव्यांश देखते हैं। काव्यांश संख्या 4। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती। इसके बाद हम देखते हैं आगे। सुलाती उन्हें अंक पर अपने दिखलाती, फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। फिर हम देखते हैं अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। ये काव्यांश है। आप शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला मदिरा का मतलब होता है नशा या शराब। अंक का तात्पर्य होता है गोद। विस्मृति का मतलब होता है भूल जाने वाले। हम जब किसी को भूल जाते हैं, स्मृति का विलोम शब्द होता है विस्मृति। ठीक है ना। यानी हम किसी को भूल जाते हैं तो वो हमारी विस्मृति है। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। विरहाकुल का मतलब होता है विरह से व्याकुल। कमनीय का तात्पर्य होता है सुंदर, प्रिय। और विहाग जो है वो एक राग का नाम है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अनेक रागों का वर्णन किया गया है, उसमें एक राग का नाम विहाग भी है। इसका प्रसंग यही है कि छायावाद के कवि हैं महत्वपूर्ण, जिनको हम छायावाद की बृहत्त्रयी में शामिल भी करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रतिनिधि रचना जो है संध्या सुंदरी, ये छायावाद की रचना है, से यह काव्यांश उद्धृत किया गया है। संपूर्ण संसार को प्रेम, सौंदर्य एवं कल्पना के सुख में डाल देने वाली संध्या के बाद
संध्या के बाद आने वाली रात्रि का प्रभावी इन्होंने निरूपण किया है। ठीक है, और इसकी व्याख्या हम देखते हैं। तो कवि रात के रूप में परिवर्तित संध्या सुंदरी का वर्णन करता हुआ कह रहा है कि वह संध्या रात्रि में परिवर्तित होते ही नशे की या शराब की एक नदी बहाती हुई हमें प्रतीत होती है, या दिन भर के थके हुए जीवों को प्रेमपूर्ण तरीके से नींद का एक प्याला पिलाकर अपनी गोद में सुला देती है। जब यह संध्या आधी रात में निश्चल होकर लीन हो जाती है, उस समय अपनी गोद में सोए हुए प्राणियों को गहरी निद्रा में अनेक अगणित मीठे मीठे सपने दिखलाई देते हैं। ऐसे शांत प्रेमपूर्ण परिवेश अर्थात वातावरण में विरह व्यथा से पीड़ित कवि का जो प्रेम है वो बढ़ने लगता है और वह अपने मधुर प्रिय कंठ से वियोग की पीड़ा के अनुभवों को विहाग नामक राग में अलापने लगता है। यानी उस जो अपनी विरह है उसको विहाग नामक राग के द्वारा अलापने लगता है, लिखने लगता है। वो अपने भावों को इस प्रकार से प्रस्फुटित करने लगता है। इस तरह संध्या सुंदरी के अंत के साथ ही कवि की प्रेम से भरी विरह पीड़ा बढ़ जाती है और अनायासी उसके कंठ से विरह का राग निकल पड़ता है जिसका नाम विहाग है। अब हम देखते हैं इसका विशेष। निराला ने संध्या सुंदरी को रात्रि में परिवर्तित होते ही मदिरा की नदी तथा माँ कहकर उसे सम्मान दिया है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को सुलाती है उसी प्रकार संध्या भी हम सभी को सुला देती है। मानवीकरण अनुप्रास अलंकारों से भाषा जो है उसमें संप्रेषण तथा चित्रात्मकता की शक्ति का संचार हुआ है। कवि सुलभ व्यथा का चित्रण प्रेम के गीतों में फूटना सच्चे कवि की साधना का सूचक है। ये इस प्रकार से ये कविता संपन्न हुई। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।